बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इशू जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करना है वो इस टाइम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इकॉनमी के फ्रंट पे डिस्कस होने वाला इशू है, और उसमें जो बात हो रही है वो ये है कि क्या पाकिस्तान की इकॉनमी को एक बार फिर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है या नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है, और पाकिस्तान में बहुत से इकोनॉमिस्ट ये समझते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी, कोई ना कोई हमें रेस्क्यू करने के लिए आ जाएगा। मैं अपने देखने वालों को एक कहानी जो हम सब ने पढ़ी हुई है बचपन में वो याद कराना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में मज़ीद बात करूँगा। वो कहानी ये है कि एक जंगल में एक लड़का अपने गांव से बाहर हर दफ़ा ये आवाज़ लगाता है कि शेर आ गया। तो जब लोग जमा होते हैं उसकी मदद करने के लिए तो वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। फिर एक दिन ऐसे होता है कि शेर वाकई आ जाता है और उसके पूरे के पूरे रेवड़ को वो खा जाता है। वो बड़ी आवाज़ें लगाता है कि शेर आ गया, शेर आ गया, लेकिन कोई भी उसकी बात को सुनने के लिए और उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता। मुझे लगता है कि शायद हमारी भी यही सिचुएशन है। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मौजूद है, और वो ख़तरा क्यों है मैं चंद हक़ाइक़ अपने देखने वालों के सामने रखना चाहता हूँ। उसके बाद अपनी तरफ से एक सलूशन भी जो है वो सजेस्ट करूँगा। देखें, जब PDM की हुकूमत इमरान खान साहब को हटा के एक नो कॉन्फिडेंस मूव के ज़रिए इक़्तिदार में आई तो उस टाइम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिज़र्व जो हैं वो $10.8 बिलियन के थे। उस टाइम ये कहा जा रहा था कि रिज़र्व्स बड़े कम हैं और IMF का प्रोग्राम की रिवाइवल बड़ी ज़रूरी है। पूरी एक कहानी है, मैं आपके सामने मुतअद्दिद दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि किस तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब IMF के पास गए, फिर बजट पेश किया, फिर उस बजट को रिवाइज़ किया और अल्टीमेटली वो IMF का प्रोग्राम रिवाइव करवाने में कामयाब हो गए। जब वो प्रोग्राम रिवाइव हो गया सितंबर में IMF के बोर्ड ने अगस्त के आखिर में और बोर्ड ने उसकी अप्रूवल दी थी। IMF की स्टाफ रिपोर्ट जो है वो सितंबर के शुरू में उन्होंने जारी की। तो उसके बाद जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं उनकी तरफ से मुसलसल ये इंडिकेशन दिए जाते रहे कि शायद वो ज़्यादा अरसे तक यहाँ पे नहीं रह सकेंगे। एक तरफ तो उनका ज़रूरी था कि उनको उनकी सेनेटरशिप, लेकिन अल्टीमेटली अनसरमोनियसली उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया और डार साहब जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो इकॉनमी के इस टाइम इश्यूज़ हैं वो मैं आपके सामने चंद हक़ाइक़ रखता हूँ। तो जो मैंने पहले आपको बताया कि जब PDM की हुकूमत आई तो $10.8 बिलियन के रिज़र्व थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। वो IMF के प्रोग्राम की रिवाइवल और एक ट्रांच मिलने के बाद $1 बिलियन से ज़्यादा IMF की ट्रांच आई। $1.5 बिलियन मिले हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से, AIB से $500 मिलियन मिले। इसी तरह कुछ प्रोजेक्ट लोन्स जो हैं वो वर्ल्ड बैंक ने भी अप्रूव किए, लेकिन इसके बावजूद जो रीपेमेंट्स की और इंपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी वो ज़्यादा थी। आप ये देखें कि इसी महीने के दौरान बिल्कुल स्टार्ट में, दिसंबर के स्टार्ट में $1 बिलियन तो हमने स्कूक बॉन्ड की रीपेमेंट चूँकि मैच्योर हो रहा था वो उसकी मद में अदा किए, और उसके अलावा भी बड़ी तेज़ी के साथ जो पाकिस्तान की रीपेमेंट्स थी वो उनकी अदायगी जो है हमें करनी पड़ी। और वो जो इतनी सारे इनफ्लोज के बावजूद जो पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स अब खड़े हैं वो हैं $6.7 बिलियन। मैंने अपने लास्ट वीलॉग में इस तवक्को का इज़हार किया था और आपको बताया था कि ये $7 बिलियन से नीचे गिर जाएंगे। मेरे जहन में था कि 6.9 के लगभग होंगे,
लेकिन मेरी तवक्को से भी ज़्यादा ये 6.7 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं। अब क्या हाल है? एक तरफ तो आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव नहीं हो रहा। कोशिश थी कि क्रिसमस की छुट्टियों और न्यू ईयर की छुट्टियों से पहले वो प्रोग्राम रिवाइव हो जाए। उसके चांसेस मुझे ब्लीक नज़र आ रहे हैं। अब ये सारी की सारी टॉक्स अब चली जाएंगी जनवरी के सेकंड वीक तक, क्योंकि जनवरी के सेकंड वीक तक वाशिंगटन में छुट्टियां होंगी और मैं नहीं समझता कि उनके दौरान कोई बातचीत हो सकेगी। तो पाकिस्तान के पास ये था कि एक ब्रॉडर एग्रीमेंट हम कर लेते और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता, लेकिन शायद ये मुश्किल है इन क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडेज से पहले। तो ये किस्त तो फिर अगर ब्रॉडर एग्रीमेंट जनवरी में कहीं जाके फाइनल होता है सेकंड वीक के बाद, तो ये किस्त की अदायगी तो फरवरी तक चली जाएगी और पाकिस्तान को रोल ओवर समेत जो फरवरी तक की रीपेमेंट्स हैं वो कुछ 6 बिलियन डॉलर्स के लगभग हैं। तो अगर 6 बिलियन डॉलर्स की रीपेमेंट्स हैं और आपको पता है कि जब तक आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव नहीं होता, वर्ल्ड बैंक और एडीबी की तरफ से प्रोग्राम लोन्स का एनओसी नहीं उन्हें मिलता, तो वो भी नहीं आते, तो फिर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हकीकत में है या नहीं है? है। अब हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी है वो मैं आपके सामने और अपने देखने वालों के सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की गई है कोई 4.2 बिलियन डॉलर्स के एक पैकेज की, एडिशनल पैकेज की, जिसमें 3 बिलियन डॉलर्स एडिशनल डिपॉजिट्स हैं और 1.2 बिलियन डॉलर्स ऑयल, यूरिया और बाकी की जो हमारी इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए हैं। पहले तो 1.2 बिलियन डॉलर सिर्फ ऑयल थी डेफर्ड पेमेंट पे, अब दूसरी जो है उसमें कुछ और चीज़ों को भी शामिल किया गया है। और जो देखने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि वो ये टॉक्स जो है बड़ी एडवांस स्टेज के ऊपर है, लेकिन इसके अंदर कुछ इफ्स एंड बट्स भी हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो इफ्स एंड बट्स ये हैं कि अगर बादशाह सलामत नाराज़ हो जाएं किसी बात से, तो प्रोसेस सारा जिधर है उधर का धरा रह जाएगा और जो बात बहुत एडवांस स्टेज पे है वो किसी टाइम ख़त्म भी हो सकती है। और दूसरा इसको एक और रिस्क है, वो रिस्क है इस मुल्क की बढ़ती हुई इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इमरान खान साहब असम्बलियों से जाना चाहते हैं। वो मैंने आपको मिसाल दी थी स्कीमों वाली कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस एक स्कीमों उनकी हाँ के अंदर ना और ना के अंदर हाँ है, वही हो रहा है। लेकिन ये बढ़ती हुई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इकॉनमी के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। अब ये जो पाकिस्तान की अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस हैं, ये कोई बैकडोर चैनल तो इस्तेमाल कर रहे हैं शायद बातचीत के लिए, लेकिन सामने आकर इनके दरमियान कोई बातचीत नहीं हो रही। और मैं समझता हूँ कि ये बातचीत क्यों ज़रूरी है। ये बातचीत एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इलेक्शंस का टाइम फ्रेम जो है उसके ऊपर बातचीत की जाए, उसके ऊपर बहुत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बात की जाए। इमरान खान साहब वो समझते हैं कि वो उनके ख़िलाफ़ हैं, हालांकि वो बड़े ही क्रेडिबल किस्म के एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं सिकंदर सुल्तान साहब। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि बैठ के बातचीत करें और इस मुल्क की इस टाइम जो चैलेंज है कि एक तरफ तो पॉलिटिकल ट्रांजिशन बिल्कुल उसकी पॉलिटिकल ट्रांजिशन होने वाली है, दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस अपनी पीक की तरफ जा रहा है। तो अगर आप बैठ के बातचीत नहीं करेंगे तो क्या होगा? और एक ऐसे टाइम में जब इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि हमने तौबा कर ली है, हम इनके दरमियान किसी किस्म का और कोई रोल अदा नहीं करेंगे। लेकिन मैं इस मुल्क के पॉलिटिशियंस को ये याद कराना चाहता हूँ, देखें आपके कंधों के ऊपर अब भारी जिम्मेदारी है। आप अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और अपनी पॉलिटिक्स के बारे में सोचें, लेकिन उससे पहले मुल्क के बारे में भी सोच लें। और डंडा जो है
वो शख्सियात तो चेंज हुई हैं लेकिन डंडा अभी उधर है। तो ये ना हो कि डंडा लहराने का और डंडा फेरने का टाइम आ जाए। तो उससे पहले आप इस पॉलिटिकल हीट को उस हद तक ना लेकर जाएं कि जहाँ पे एक डेड लॉक की सूरत हाल हो, और उस डेड लॉक का नतीजा पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तान के लोगों को एक भारी कीमत की सूरत में अदा करना पड़े। इसलिए आप बैठें और बैठ के कोई बातचीत करें। ये कोई बात नहीं है कि हम एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहते। ये क्या बात हुई? आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं या जंग कर रहे हैं? मेहरबानी करें, आप और इमरान खान साहब आप बैठने के लिए तैयार हो। और इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें जिम्मेदारी हुकूमत की है। हुकूमत पहल करे, हुकूमत आगे आए और सबको दावत दे और पब्लिकली दावत दे कि आए, बैठे और बैठ के हम इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करें और इस मसले को हल करें। हुकूमत की तरफ से तो इस तरह की कोशिशें नज़र आ रही हैं कि शायद वो इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं। दो उनके पास वो एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं। एक वो एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं अपना सेंसस का, कि मरदमशुमारी हो जाए तो मरदमशुमारी के बाद 4 से 6 महीने चाहिए डिलिमिटेशन के लिए, तो वो डिलिमिटेशन होगी तो उसके बाद इलेक्शंस होंगे। एक तो ये कर दें, और दूसरा मैं एक और बात करने लगा हूँ जो मेरे देखने वालों के लिए और मेरे लिए खुद बड़ी इंपॉर्टेंट थी। हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं खोखर साहब, उनसे मेरी भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी और उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा जी प्रेडिक्शंस ये हैं कि अगले साल जून जुलाई में पाकिस्तान में शदीद बारिशें होंगी। तो ये ना हो कि उन बारिशों के बाद, अभी भी आपको पता है सिंध में 6 से 7 अजला ऐसे हैं जहाँ पे पानी निकला और सर्दी के बावजूद वहाँ पे लोग टेंटों में और अपने घरों से बाहर सर्दी की ये लहर गुजारने पे मजबूर हैं। तो ये ना हो कि फिर इलेक्शन जो है वो उस मौके पे हो ही ना सकें। तो ये सारी बातें जो हैं वो डिस्कस करने की ज़रूरत है, और जब तक ये बैठेंगे नहीं और डिस्कस नहीं करेंगे तो उसके नतीजे में एक क्राइसिस की सूरत हाल सामने आती हुई नज़र आ रही है। ऐसा ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट ये तो कह रही है कि हम एपॉलिटिकल हो गए, हम किसी तरफ नहीं हैं, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली फिर हम उनसे गुजारिश करनी शुरू कर दें कि सबको बिठाएं। आप खुद क्यों नहीं बैठते? कोई आपस में मैकेनिज़्म तय करें और उसमें बैठ के अपनी चीज़ों को हल करें। तो इसके बारे में मैं समझता था कि ज़रूरी था कि आपको एक पर्सपेक्टिव जो है वो दिया जाए, चूँकि अगर सऊदी अरब के पैसे टाइम पे अगर आ भी जाए, ये $3 बिलियन और 1.2 जो है वो इंपोर्ट की उसके लिए, तो ये हमें कितना अरसा एक ब्रीदिंग स्पेस दे सकते हैं? 2 महीने मैक्सिमम, 2.5 महीने, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। हम फिर 4-5 महीनों के बाद उसी जगह पे खड़े होंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। डार साहब की वैसे आखिरी बात करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। स्ट्रैटेजी मुझे ये नज़र आ रही है कि ये इनफ्लोज हासिल करके एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से IMF के साथ निगोशिएट करें, ना कि पॉइंट ऑफ वीकनेस जो इस टाइम है हमारी, कि हमारे ऊपर डिफ़ॉल्ट के ख़तरात मंडला रहे हैं। उस टाइम पे एक मज़ीद टफ जो प्रोग्राम है उसकी तरफ हम जाएं। तो उनकी कोशिश ये है कि हमारे पास ये इनफ्लोज आ जाएं ताकि पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ्स पे IMF के साथ जो नवा रिव्यू है उसको कंप्लीट किया जा सके। लेकिन ये सारी सूरत हाल इतनी आसान बिल्कुल नहीं है और बड़ी ही टफ और ख़तरनाक सूरत हाल है जिसकी तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी भी और सियासत भी आगे बढ़ रही है। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि हम अपने ये जो ब्रूइंग अप क्राइसिस है इसके ऊपर जो है वो इसका हल तलाश कर सकें और एक ऐसा हल तलाश कर सकें जो कि परमानेंट बेसिस पे हो। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने देखने वालों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। तो महताब हैदर को नए व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।